अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स खास तौर पे ये जो DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन के जो एक प्रोसेस है उसमें शरीक है और उसको स्पीयरहेड कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जिनको वो सेल्स उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान के अंदर उनको इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक आज शवाहिद के साथ उन्होंने बात की है। तो उन्होंने ये वैसे नहीं बात की कि जी जिस तरह नॉर्मली हम सुनते हैं कि जी सिर्फ कह दिया तो वो हो गया, इस तरह नहीं है। ये पूरा एक डॉसियर की सूरत में उन्होंने बनाया है उसको, और कहा है कि हमारे पास शवाहिद मौजूद है। अब इंटरनेशनल लेवल पे उसको कैसे लेके जाया जाएगा, इसका भी तजिया करेंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान के कल इलेक्शंस हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वहां पे हो रहा है, क्यों CPEC के हवाले से इतनी जान निकली हुई है इंडिया की, इन सब चीज़ों का जरा अहाता करेंगे। और चलते हैं भारत, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर शाहिद, जो कि लंदन पोस्ट के साथ अटैच्ड हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और सबसे बड़ा इनका तारुफ यह है कि मेरे दोस्त हैं। तो डॉक्टर शाहिद, थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। सॉरी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर शाहिद, जरा मुझे ये बताएं कि आज आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, कितनी इम्पोर्टेंस है इस बात की, और क्या हम ये भी अब सोचने पे मजबूर हमें नहीं होना चाहिए कि इनफ इज इनफ? हम हर दफा कुछ ना कुछ इस तरह के डॉसियर्स या इस तरह के जो शवाहिद हैं वो पेश करते हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया हमारी बात सुनता है, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सुनती हैं, ना UN सुनता है, ना अमेरिका सुनता है, ना UK सुनता है, ना कोई और सुनता है। तो फिर इसका फायदा क्या है? क्या हमें इस तरह के डोसियर्स के ऊपर ही रहना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, बात यह है कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट लेवल पे लास्ट 20 साल में, जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, क्योंकि आज तक मुख्तलिफ किस्म की प्रेस रिलीजेस और मुख्तलिफ किस्म के बयानात तो आते रहे, लेकिन किसी ने उसको सीरियस लेवल के ऊपर जाके इस तरह से नहीं ऑफिशियल लेवल पे उसको पेश किया। आ, आ, लेकिन जो इस वक्त है वो जो आपको महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद जब ये आए हैं इमरान खान, तो इन्होंने जब फरवरी हुआ उसमें 27 फरवरी 2019 जब हुआ, तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो रिस्पांस देने का सोचेगा नहीं, बल्कि वो रिस्पांस देगा। तो इसी चीज को सामने रखते हुए उन्होंने जो इस वक्त लाहे अमल अख्तियार किया, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये इतना अरसा तक ये सब कुछ होता रहा और इतने लीडर्स और इतने लोग उसमें आए और उन्होंने उसमें क्या अमल किया, और उनका जो रिएक्शन था कि यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो हुकूमत के पास जाती है और उस पर अमल तो हुकूमत ने करना होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो आपको पता है कि वो खुद जाके तो पुलिस की तरह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, किसी को वो नहीं कर सकती। वो तो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उसमें पुलिस होती है, उसमें कोर्ट्स होती हैं, उसमें जुडिशरी का भी रोल है सारा। तो ये सब मिलके एक सिस्टम को जो है ना वो चलाते हैं और वो देखते हैं। हमने जैसे आपने देखा कि जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया तो वो तो एक सुपर हिट स्टोरी थी। यानी पूरी दुनिया की हिस्ट्री हम्म, में बहुत कम ऐसे हुआ है जो मेरे नॉलेज में है कि हम्म, किसी कंट्री की एजेंसीज ने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन करके किसी का हाजिर सर्विस अफसर जो है वो गिरफ्तार पकड़ाओ। किया हो। और उसको उस बात के बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन मिली सोर्सेज के थ्रू, वो ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ को ये बताया गया कि हमने एक इस तरह रॉ का एजेंट पकड़ा है, तो नवाज शरीफ ने उस पर खुशी का इजहार करने के बजाय उसने कहा कि हमारे लोग भी तो जाते हैं इस तरह। तो उसने अच्छा। जो सक्सेस थी ISI की इस मामले में, उसको उसने हाँ। बिल्कुल कूल डाउन कर दिया और शूट डाउन कर दिया। तो इस वजह से जनरल राहील शरीफ को मजबूरन ये बात जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट रूहानी जो दौरा कर रहे थे पाकिस्तान का, उसके हाँ। साथ ये मसला उठाना पड़ा उसको कि भाई ईरान की जो सरजमीन है
वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और ये जो इंडियन नेशनल है, ये रॉ का एजेंट जो है, वो ईरानियन सॉइल पे बैठ के ये इस तरह की पाकिस्तान में टेररिज्म ना सिर्फ फाइनेंस कर रहा है बल्कि उसको मॉनिटर भी कर रहा है। और उसने पूरा एक नेटवर्क डेवलप किया। 572 के करीब लोग पकड़े गए थे इस सिर्फ कुलभूषण नेटवर्क के साथ जो लिंक थे। हाँ, और उनमें 2 लोग जो थे वो खाने फरंग ईरान ईरान से। मुल्तान के भी लोग थे। हाँ। तो ये तो एक बहुत इसके ऊपर तो ड्रामे बनने चाहिए थे, इस पे तो फिल्में बनानी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हम्म। सरकारी सतह पे। इसको तो इन्होंने इस पे तो बकायदा किताबें लिखी जानी चाहिए, नॉवल लिखनी चाहिए कि आपकी इतनी बड़ी सक्सेस, आपके जो इतना देरीना दुश्मन है, स्वोन एनिमी है, उसके बंदे को आपने पकड़ लिया और उसका सारा नेटवर्क को आपने हम्म। डिसमेंटल कर दिया। तो और किसका जब मुल्क फेलियर है को डॉक्टर शाहिद, ये किसका फेलियर है? इमरान खान का फेलियर है, फौज का फेलियर है, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का फेलियर है, पॉलिटिकल विल नहीं है, क्या मसला है? टांगे कांपती देखिए हैं। जी, हम इमरान खान तो बाद में आते हैं। जब कुलभूषण का जो केस था, नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान की स्टेट के साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक दुश्मनों वाला रिश्ता था उसका। उसने पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको इस तरह चलाया ही नहीं कि जिस तरह उसको इस मुल्क से कोई मोहब्बत है। वो लाहौर में खड़ा होकर कहता है कि जी इंडिया में और हिंदुओं में और सिखों में हमारे में तो कोई फर्क नहीं है, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, तुम भी आलू गोश्त खाते हो। उसने तो पूरी टू नेशन थ्योरी को ही निगेट कर दिया। पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो उसको खड़ा होकर कह रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे तो बॉर्डर हमने। और बाद में अभी ये किसी ने हमें बताया कि इन्होंने तो जो जमीनें खरीदी हुई थी वो भी इस मॉडल पे थी कि कल को हम ग्रेटर पंजाब बनाएंगे बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के। तो उसके अंदर हमारी जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे। और ये जो हमारे लिए, वो तो बिजनेसमैन था, वो ना सिर्फ बिजनेसमैन था बल्कि एक ट्रेचरस किस्म का जो उसका रवैया था नवाज शरीफ साहब का जो है वो, मुझे तो साहब कहते हुए भी शर्म आती है उस बंदे नहीं, को मैंने कि मैंने तो डॉक्टर शाहिद, मैंने तो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने तो ऑन एयर ये कह दिया हुआ है कि मैं इस शख्स को साहब नहीं कहूंगा आज के बाद। क्योंकि जाहिर है साहब तो उसको कहते हैं जो काबिल इज्जत होते हैं, तो जो जो मुल्क को बेचने वाला हो उसको साहब किस लिए कहना है हम? देखिए इस शख्स ने ये किया कि जब कुलभूषण को का जो केस था वो, ये इसने उनको कहा कि तुम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाओ, क्योंकि इसको ये नहीं पता था कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा और मेरी गवर्नमेंट चली जाएगी और मुझे सजा हो। क्योंकि अगर इस केस को आप सही तरीके से ना लड़ते, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको लड़ा, तो ये कुलभूषण को आपको वापस करना पड़ जाना, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनना था पाकिस्तान के लिए कि आप उनका बंदा जो है वो वापस कर रहे हैं। और अब जो ये नून लीग के लोग खड़े होकर बात करते हैं कि जी आपने कुलभूषण को वो एग्जिट दे दिया या उसको अपने निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नून लीग की तो मैं उनकी जब बातें यहाँ पे बैठ के सुनता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि क्या ये लोग पाकिस्तान से लॉयल है, ख्वाह वो ख्वाजा सफदर हो, ख्वाह वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या वो एहसन इकबाल हो, इन लोगों की जो गुफ्तगू है वो इतनी डैमेजिंग है। यानी उसके लिए तो आपको बाहर के दुश्मन बुलाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब वो केस चला गया, यानी नवाज शरीफ को अगर रिक्वेस्ट भी आ रही थी तो पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स मौजूद है। जो अजमल कसाब था जिसकी आइडेंटिटी नवाज शरीफ ने इंडिया को कंफर्म की थी रॉयटर्स के थ्रू, हाँ। शख्स को, वो इंडिया क्लेम करता था कि वो पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन इंडिया ने पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान उसको पाकिस्तान की काउंसलर एक्सेस नहीं दी। हाँ। उसको उन्होंने सजाए मौत भी दे दी। लेकिन जो एक्सक्लूसिव बात है वो ये है कि जब मैंने जो महाराष्ट्र के जो आईजी हैं उनसे जब मेरी बात हुई और मैंने 2016 में उनसे पूछा कि भाई ये अजमल कसाब का क्या मामला है, उन्होंने अपनी यूट्यूब पे उनकी तकरीरें मौजूद है, उन्होंने कहा कि अजमल कसाब तो हमारी एजेंसीज के पास था जिस वक्त मुंबई अटैक्स हुए हैं, और हाँ, मैं उससे पहले। हाई कोर्ट के अंदर केस दायर कर रहा हूँ कि मुंबई अटैक्स की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो नवाज शरीफ का जो रोल है, फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो फिर डॉन लीक्स हो जाती है। अब डॉन लीक्स जब होती है तो डॉन लीक्स के अंदर जो उस वक्त की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल, उनका रवैया जो है वो बिल्कुल एक गैर यानी मुल्की इंटरेस्ट के खिलाफ उनका रवैया था।
चाहे अभी हमने सुना है कल हारून रशीद साहब अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि राहिल शरीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई लॉबिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से राहिल शरीफ साहब को शर्म आनी चाहिए ये करते हुए, क्योंकि जब अगर वो डॉन लीग्स में आर्मी एक्ट के तहत मरियम नवाज को सजा दे देते, तो आज वो खड़े होकर जो फौज को गालियां निकाल रही है पाकिस्तान में और जलसों के बीच में, उस औरत की, एक नॉन क्रेडिबल औरत जो है वो खड़ी होकर जो है वो पाकिस्तान की फौज को गालियां निकाल रही है। पाकिस्तान के नौजवान जो बॉर्डरों पे ड्यूटी दे रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक बड़ा अहम वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था मैं, तो हमारा एक ट्रिप जो है वो गया गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे, कसूर कसूर। में जो है ना। तो उसमें जो जी। हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, सारे जैसे लोग जाते हैं वहां पे। तो बॉर्डर हाँ। पे हमारी एक क्लास फेलो जो थी, उसने जो इंडिया का जो बॉर्डर गार्ड खड़ा था परली तरफ, उसने उससे कोई बात कर ली। तो वो जब वो आई तो वो शी वाज लिटरली इन टीयर्स। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि ये कोई रेंजर्स के कोई हवलदार खड़ा हुआ था मेरे ख्याल से। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मामला है। तो उसने कहा सर, हम यहाँ पे बारिश में, धूप में, फ्लड्स में, सर्दी गर्मी, हम यहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं और ये हमारी बेटी है, हम इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसको क्या जरूरत पड़ी है कि उससे जाके बात करें? हम तो उनसे कभी बात भी नहीं करते, एक दुश्मन के सिपाही से हम बात नहीं करते। तो ये हाँ। वाकया जब मुझे आज कुछ दिन पहले मुझे जब याद आया कि जो सिपाही ड्यूटी पे खड़ा हुआ है, उसकी जो फीलिंग्स है इंडिया के बारे में, वो ये इस किस्म की फीलिंग है कि वो हमारे की एक मुल्क की लड़की को वो उस दुश्मन के सिपाही से बात भी नहीं करने देते। और एक नवाज शरीफ है और एक मरियम नवाज है जो अपनी बेटी की शादी में मोदी को बुलाते हैं, जीत देवल को बुलाते हैं, उसके साथ पगड़ियां तब्दील करते हैं। नवाज शरीफ उसके साथ हाथ में ला के फिरता है तो अपने घर चले के जाए लिए। ना, चले जाए ना, वहां पे चले जाए, जाती उम्र तो अभी भी है ना, वहां पे चले जाए, उन्होंने अपनी उन्होंने तो अपनी खुदा लुटी हुई का दौलत नाम लें ही और चले जाति जाए। मवेशी बचत के लिए रखा। ये जो गांव से इन्होंने जो जमीनें लोगों से छीन छीन के, इन्होंने इसको पहले ब्राउन डिक्लेयर किया, फिर उसको ग्रीन डिक्लेयर कर दिया, फिर उसको दोबारा ग्रीन डिक्लेयर कर दिया ताकि हमारे इर्द गिर्द के हमसाये में कोई घर भी ना बना सके। तो हाँ। नवाज शरीफ फैमिली के जो जुर्म है, इस जराइम की इतनी लंबी दास्तान जब कभी लिखी जाएगी, तो ये मीर सादिक, मीर जाफर और अब तक जितने गद्दार मुसलमानों की हिस्ट्री में गुजरे हैं, ये उन सबको पास कर जाएगी। क्योंकि एक कहावत है कि एक गद्दार अगर दारुल हुकूमत में मौजूद हो तो इसका मतलब है आपके 10,000 फौजी मर गए, लेकिन 10,000 सोल्जर्स इफ यू हैव एब्सोल्यूट। वन ट्रेट। और एब्सोल्युटली। नवाज शरीफ ने जो अब तक पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है कि इसने 4 साल तक पाकिस्तान का कोई वजीर खारजा नहीं था जो पाकिस्तान हाँ। के नैरेटिव को स्टेज के ऊपर जाके बता सके, लोगों के साथ शेयर कर सके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब्दुल बासित जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये शहबाज शरीफ के बेटे मुझे फोन करके कहते थे कि इसको वीजा दे दें, इसको दे दें। हाँ। नवाज शरीफ हाँ। दिल्ली गया, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से नहीं मिला। फिर इसने तस्नीम असलम जो फॉरेन सेक्रेटरी थी और स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें नवाज शरीफ ने मना किया था कि आपने इंडिया के खिलाफ बात नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से राहिल शरीफ एंड कंपनी और उनके साथ जो और जनरल्स थे, उनको इससे इशारा ले लेना चाहिए था कि ये शख्स जो है वो कितना डैमेजिंग है। और मेरी समझ में लेकिन लेकिन ये डॉक्टर बात शाहिद, नहीं है कि उन्होंने डॉक्टर शाहिद स्टेप क्यों ये नहीं लिया। ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसका जरा थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम ओवर द इयर्स ये एक पैटर्न देख रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये सिर्फ राहिल शरीफ तक की नहीं है, उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं कि दिस ग्रुप, दिस फैमिली हैज बीन गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनके साथों खून मुआफ कर दिए जाते हैं। ब्रिगेडियर कयूम से लेकर आज तक आप देखें किस तरीके से जनरल जिलानी से काम शुरू होता है। यानी ऐसे लोग के इनके बारे में कहा जाता है कि जितनी पहली दफा इनकी मुलाकात फाइनली हो गई, रोज जानना जाते थे जनरल जिलानी से मिलने के लिए, तो मुलाकात नहीं होती थी, तो एक दिन जब हो गई थोड़ी देर के लिए, तो ये उनके कमरे में जाके उनके पाँव के नीचे बैठे हुए थे, सामने सोफे पे नहीं बैठे हुए थे। ये इधर से ये सफर शुरू होता है और आज ये सफर देखें कहां तक पहुंच गया है कि आज पूरे मुल्क के लिए ये लोग, ये पूरा खानदान एक मॉन्स्टर बन चुका हुआ है। ये ऐसा क्यों किया गया है? ये पैटर्न है, ये कोई इंडिविजुअल केस नहीं है शायद, ये पूरा एक पैटर्न चला आ रहा है। ये क्यों है? देखिए, ये शुरू हुई इनको आदत पड़ गई थी लोगों को खरीदने की, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है वो एक बड़े लो लेवल से, रेलवे का इन्होंने लोया, कुछ चोरी किया, कुछ खरीदा, और जो जो रिपोर्ट्स में भी मौजूद है, और उसके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी जो ये एम्पायर है वो खड़ी की
इत्तेफाक फाउंड्री से और फिर ये सारा इनके जो टैक्स रिटर्न्स है उससे अंदाजा होता है कि इनकी दौलत में किस तरीके से इजाफा होता रहा। फिर ये जब जब ये सब कुछ जनरल आसिफ नवाज को जब इन्होंने गाड़ी ऑफर की और वो उसने उसका बुरा BMW। मनाया, तो फिर बाकी जनरल मरीम। जिनको उन्होंने दी थी उन्होंने भी उससे जो है ना वो वापस कर दी। बात करने का मकसद ये है कि इन्होंने नवाज शरीफ तो रॉ के रोल पे 1978 से था। ये तो रिकॉर्डेड बात है। इसका किताब में भी जिक्र है इसका। आईएसआई ने इसको खुद रिपोर्ट किया कि इसको उन्होंने 1978 के अंदर हुक कर लिया था इस बंदे को, और उस वक्त से उन्होंने इसको ग्रोथ करनी, क्योंकि जो चीज आप देखते हैं कि इस बंदे के अंदर जो एक कैपेसिटी का इशू है, यानी ये शख्स जो है वो पर्चियां लेके ये बैठा होता है, इसके अंदर जो है वो कोई किसी किस्म की ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल इन्होंने जो फॉलो किया वो एस्कोबार का जो ड्रग लॉर्ड था हाँ। कोलंबिया में, इन्होंने एस्कोबार मॉडल को फॉलो किया कि इन्होंने लोगों को खरीदना शुरू किया, जो लोग खरीद नहीं सकते उनको ये मरवा देते थे, और जजों को इन्होंने खरीदा, वकीलों को। इस वक्त जो लॉट मौजूद है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको अगर आप चेक करें उनका बैकग्राउंड, तो अगले 10 साल तक जो चीफ जस्टिस आते रहेंगे वो उनका इनके। इनके साथ कोई जो है वो, यानी हम्म। चीफ जस्टिस जस्टिस शमीम जो थे, उन्होंने सैटरडे वाले दिन हमजा शहबाज की जो है ना वो जमानत हाँ करवाई थी हाँ और मंडे, हाँ हाँ, यानी इस बिल्कुल तरह बिल्कुल। का जो जो जुडिशरी का जो रोल था, जुडिशरी जो, और पुलिस जो है, पुलिस के साथ इन्होंने जो सलूक किया, फिर यानी एक, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है किसी आम शहरी के लिए, वो एक पुलिस स्टेशन हो, पुलिस, हाँ जहाँ ठीक बात। शिकायत लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। इन लोगों ने हजारों की तादाद में जराइम पेशा मुजरमों को इन्होंने पुलिस में भर्ती किया, फिर इन्होंने उनसे कब्जे करवाए, उन्होंने उनसे ये जो माफिया इस वक्त सीसीपीओ लाहौर जो काम कर रहे हैं, उमर शेख, बड़ा जबरदस्त आदमी है, मैंने उसका सीवी देखा है। ही इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। उसने ही निप्ड द इविल इन द बड, ही डायग्नोज्ड द इश्यूज, और ये जब चीज उसको समझ में आ गई है, तो जो हमारी लेकिन लेकिन बड़ी लेकिन गलती डॉक्टर साहब, शायद देखो, मैं आपको बताऊं, जो मेरा मेरा जाती तौर पर ये ख्याल है, ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स आर ऑलरेडी देयर। ये फौज में भी हमारे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, कोई अच्छा आ जाता है, इसी तरह पुलिस में भी आ जाते हैं, कोई अच्छा आ जाता है, कोई चला जाता है। लेकिन तो ये जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम है ना, ये सिस्टेमिक मलेज है, इसका क्या करेंगे? देखिए, मैं जो क्वेश्चन ये कह रहा हूं वो ये है कि वो सर्किट ब्रेकर क्यों नहीं आ रहा, जो इनका और शरीफ फैमिली का जो ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों क्यों इससे ब्लैकमेल हो रहे हैं, बार बार ब्लैकमेल होते हैं? अब देखे ना, अब मरियम की जरा स्पीचेस सुने। मरियम की स्पीचेस में से किसी तरीके से कोई मुझे अब बता दे कि उसमें से कोई स्टेट्समैनशिप की कोई झलक नजर आती हो? उसमें गुस्से की भरी हुई ऐसी ऐसी गालियां, ऐसे ऐसे वो जुमले बोलती हैं कि जिनको बंदा देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये हमारे लीडर बनेंगे। ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये सिस्टेमिक ये मलेज जो को है, कैसे हम ये हल कर सकते this woman is a disgrace to Pakistan. She is a convicted criminal. She should be in jail. और जिन लोगों ने उसको बाहर छोड़ा है और जिन लोगों ने उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से जो है ना, इसमें पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पूरा भारतीय झंडे के ऊपर, बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो भारतीय झंडे पे काम कर रहा है, हैं? क्योंकि जो नैरेटिव शेपिंग वो करते हैं। अभी हम पिछले दिनों सुन रहे थे, आमिर मीर साहब को तकलीफ कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आती, मुझे भी 25-30 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए, आपको भी इतना अरसा हो गया है कि आपने, यानी जो एक नेशनल इंटरेस्ट है और एक स्टेट का इंटरेस्ट है और एक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, इन तीनों चीजों में फर्क होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो टीवी पे बैठ के तकरीरें करते हैं, इनमें एक मैकेनिक में और एक इंजीनियर में ये फर्क होता है कि मैकेनिक को तो सिर्फ नट बोल्ट का ही पता होता है, कौन सा नट बोल्ट किधर लगाना है, लेकिन जो एक इंजीनियर होता है उसको पता होता है कि इसको सिस्टम को कैसे चलाना है। यही बात एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के अंदर होती है कि उसने उसने ये सोचना है कि कौन सी बात मैंने ऑन एयर करनी है, कौन सी बात बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए है, कौन सी बात करूंगा तो उसको बाहर सुना जाएगा। अभी को 2-3 हफ्ते पहले हमारी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मीटिंग थी लंदन में, जो नया है यहाँ पे। तो जब उनसे बात हो रही थी तो मीडिया के ऊपर बात की, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर, आप हमारे से तवक्को करते हैं कि हम लंदन में आपका, यूके में, यूरोप में आपका सॉफ्ट इमेज डेवलप करें, जबकि 80% से ज्यादा जो नेगेटिव स्टोरीज है उसका ओरिजिन तो पाकिस्तान है। हाँ। तो जिस रिपोर्टर ने भी
जिस टीवी चैनल ने भी वो खबर ली होती है, उसके ओरिजिन पे कोई पाकिस्तानी रिपोर्टर, कोई पाकिस्तानी एनजीओ, कोई पाकिस्तानी एक्सपर्ट उसके पीछे होता है। तो हाँ आपको ज्यादा सफाई करने की जरूरत पाकिस्तान में है। जब आप पाकिस्तान से अच्छी खबरें देनी शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया भी आपकी जो है ना वो पॉजिटिव इमेज को जो है वो लेना शुरू कर देगी। जो उर्दू प्रेस है उसकी डायरेक्शन और है, जो इंग्लिश प्रेस है उसकी डायरेक्शन तो टोटली डिफरेंट। यानी आप जो पाकिस्तान की जो अंग्रेजी जुबान है, जो जो साहब लोगों की जुबान है, जो बाबू लोग बोलते हैं, वो जो लोग उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो मिसाल दे रहे होते हैं बरतानिया की जमहूरियत की और हाँ हाँ। यूएसए की जमहूरियत। यूएसए की तो खैर ना दें अपनी मिसाल, और कनाडा या जो मुसलमान है हम्म, और मुस्लिम मुल्कों की जो जमहूरियत है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि भाई ये कोई जमहूरियत है, बाकी ये तो खानदानों की कंपनी है। आप हाँ जमहूरियत की तो बात आपको शुरू करनी चाहिए कि भाई बाप जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में, उस और बेटा जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में। यानी हम्म, पूरी नॉन लीग के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जा सके, या कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको यानी वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका भी चेयरमैन उन्होंने उस वक्त बनाया कि जब शहबाज शरीफ वाज नॉट एबल टू हम्म, अटेंड हम्म। द मीटिंग्स। यानी और जो हमारा मीडिया है उसकी तो उसका तो इंट्रो ही ये होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज हाँ। को अपने अंदर जमहूरियत पहले लानी चाहिए, जो इन्होंने बल्कि 18th ब- अमेंडमेंट ब- किया। बल्कि बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मीडिया है ना, इसके ऊपर मेरे ख्याल है कि एक प्रोग्राम हमें करना चाहिए। इस मीडिया को थोड़ा सा भारतीय मीडिया से जरा सबक सीख लेना चाहिए कि वो कितने नेशनलिस्टिक हैं। मुझे याद है जब हम लोग न्यूयॉर्क में थे, तो वहां पे ये इंडिया के लोग आते थे। मनमोहन सिंह साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे मुशर्रफ साहब थे। तो हम इनकी जो कॉन्फ्रेंसेज होती थी हम इनको कवर करते थे। मुख्तलिफ पार्लेज जब चल रहे होते थे, तो मैं देखता था कि हम लोग बगैर किसी से पूछे हुए अपनी स्टोरीज दे देते थे, हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता था। लेकिन इंडियन मीडिया जो होता था वो हमेशा अपने फॉरेन ऑफिस से पूछ के, उनसे हेडलाइंस लेके, तो फिर वो खबर देते थे। हमारा जो मीडिया है इसका कोई ये सूत्र बेमुहार है, मदर पिदर आजाद है, जो चाहे वो कर ले, कोई पूछने वाला ही नहीं। देखिए उन्होंने जो पिछले 10 साल के अंदर जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने जो मीडिया को जितना अरबों करोड़ों रुपया दिया, तो वो उस मीडिया को वो आदत पड़ गई है। उन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो यही बना लिया कि हमें टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलना है। हम्म, यानी दुनिया में जो भी कोई बिजनेस होता है, अगर आपका बिजनेस नाकाम हो जाए आप कोई और काम करें, गवर्नमेंट तो आपको पैसे क्यों दे? टैक्स हाँ पेयर्स का पैसा मीडिया को सिवाय इश्तिहारात के क्यों दिया जाए? और जो हम्म, रेट्स उन्होंने रखे हुए थे, मेरे पास वो मौजूद है रेट्स, मैं तो सर पकड़ लेता बंदा। वो रेट्स जो है हाँ जो इन्होंने हाँ। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को नवाजने के लिए इन्होंने दिए। बहुत बहुत अननेचुरल, बहुत अननेचुरल। देखे ना, शायद आप भी इसी दश्त की सयाही में काम करते रहे हो। मुझे ये पता है, जब भी हमने वहां पे देखा कि अब देखें एंकर्स की जो सैलरीज थी कितनी अननेचुरल थी। यानी एंकर की सैलरी जो है वो जमीन जमीन से उठा के उसको आसमान पे ले जाते थे, और जो बेचारे कैमरामैन स्टाफ के जो लोग थे उनको जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरा देते थे। एक बहुत ही बहुत बड़ा गैप जो था वो दोनों सेक्टर्स में ये चल रहा था। ये बहुत अननेचुरल था, और ये बहुत अच्छा होगा कि जितनी जल्दी भी हो सके इसको नेचुरलाइज किया जाए, इसको बिल्कुल उसी तरह एक रैशनलाइज भी किया जाए, ताकि ये जो एक गैप थे ये ब्रिज हों। और ये उनकी वजह से, एंकर्स की वजह से कितने लोगों की नौकरियां जो हैं वो जाती रही हैं। तो जितना रैशनलाइज होगा उतना बेहतर होगा। और इनकी इनके ऊपर एडिटोरियल जो स्टफ है उसके ऊपर भी जजमेंट होनी चाहिए कि ये किस तरह के एडिटोरियल्स कर रहे हैं, क्या एडिटोरियलाइजिंग का क्या इनका प्रोसेस है। जिस तरह देखें ना हम लोग, मैं सीएनएन पे देख चुका हूं, मैं बीबीसी के साथ वहां पे काम कर चुका हूं अमेरिका में। ठीक है, तो एक 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 तरीका होता है, एक एक काम करने का एक पैटर्न होता है, एक प्रोफेशनलिज्म का एक सिलसिला होता है। वो हमें इनमें नजर ही नहीं आता, जो जी चाहे जो मर्जी कह दे। लेकिन बात यह है कि जनरल आसिफ नवाज साहब, ये जो आसिफ गफूर साहब यहाँ पे आए तो हाँ, उन्होंने डीजे हमें को। कहा कि आप हमारे सिपाही हैं जी, आप हमारी फ्रंट लाइन है, ये वो। मैंने कहा सर आप बी रियलिस्टिक। यहाँ पे जितने टीवी चैनल्स हैं या जितने न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने रिपोर्टरों को तो पैसे ही नहीं देते। तो हाँ आपने उन लोगों को जिनको बड़ी लीडरशिप के पास एक्सेस है, आपने उनको खुला छोड़ दिया है कि उनको कोई भी बंदा जो है वो हायर करके इस हाँ वक्त जो जो लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होते हैं, या इससे पहले कुलसूम नवाज जब हॉस्पिटल में थी तो ये लोग उसके बाहर खड़े होते थे वहां पे जाके। तो इन सब लोगों ने जो है जो भी कुछ किया
जो कुछ उनकी रिपोर्टिंग थोड़ी थी यार, वो तो एक तरह से जैसे खरीदे हुए लोग जो है वो कुछ झूठी नौकरियां करने वाले लोग, तो मीडिया या कोई जर्नलिज्म तो नहीं हो रहा था वहां। और अभी सही भी बात। जो अभी भी उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा नैरेटिव शेपिंग के लिए जरूरी नहीं कि आप 5 मिनट जाके टीवी पे जाके बैठ, उसके लिए एक मुकम्मल नेटवर्किंग करनी पड़ती है, लोगों से ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं, फिर उसमें आपके उस पोजीशन में आते हैं कि आप किसी की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें। हाँ, जबकि हमारे जो गवर्नमेंट है या जो भी लोग हैं, वो अगर कोई मेरे जैसा बंदा या आपके जैसा बंदा जो सीधी बात करते हैं, हमारे साथ तो उनको बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ये बंदा एब्सोल्युटली। सीधी बात नहीं करता, ये हाँ, हाँ, इनको ऐसी हाँ, बात नहीं करनी चाहिए, वो आपके मुखालिफ हो जाते ऐसे ही। हैं। तो ऐसे ऐसी ही। अच्छा, अच्छा, मुझे जरा आखिर में थोड़ा सा, क्योंकि जब हमने बात शुरू की थी तो वो आज की डीजीआईएसपीआर और शाह महमूद कुरैशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से बात की थी, और साथ ही शायद कल वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं जीबी में, वहां पे क्या सूरत हाल हो सकती है, खुदा न खास्ता जिस तरह इन्होंने बताया है कि ये एक नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया हुआ है और 66 से ज्यादा जो है वो वहां पे इस तरह के इन्होंने सेल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में। अब क्या करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ? देखें जी, जो गिलगित बल्तिस्तान है वो सीपेक का एंट्री पॉइंट, वहाँ की जो डेमोग्राफिक जो डिवीजन है वो इस कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में करीम आगा खान के जो फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे शिया कम्युनिटी रहती है, हाँ, बहुत बड़ी तादाद में एक पश्तून जो कम्युनिटी है वो भी वहाँ पे, जमातुल इस्लाम के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी सी अभी आपने नोट किया कि पिछले 36 घंटे के अंदर ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर था वो भी पाकिस्तान से होके गए हैं। हाँ, 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 गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे घर ऐसे भी थे हैं जहाँ पे ईरानी परचम लगे, वहां से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाया ईरान जो है वो सीरिया में लड़ने के लिए गए और उनकी वहां से लाशें वापस। तो जो अ, इन्होंने उसको जो यानी कुलभूषण के नेटवर्क को आप जहन में रखें कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा था, फिर हाँ, उसको आप इसके साथ लिंक करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने बिलावल 22 दिन तक वहां पे जो है ना वो रहा, क्योंकि उसका भी जो एंगल था वो यही था, क्योंकि बिलावल की जो माँ थी वो हाफ ईरानियन थी, उसकी नानी हाँ, जो थी हाँ, वो फुल फुल वो भी ईरानी ईरानियन है, थी। फुल, हाँ, तो ही हैज ईरानियन रूट्स, और ईरानी उसको इस एंगल से देखा। फिर उसके पीछे जो इसने जो जाके बात करनी शुरू की मरियम नवाज ने, ये इसकी बातें तो बिल्कुल इसके ऊपर, अगर ये किसी और मुल्क में ऐसा कर रही होती तो ये जेल में होती। हाँ, सही बात। इन टोटल 8 सीटें हैं 24 में से। अब मुझे बताएं कि 8 सीटें इनके बंदे लड़ रहे हैं इलेक्शन पे, तो 8 सीटों में नून लीग अपनी हुकूमत कैसे बना सकती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? यानी हाँ, लड़ ही रहे उनकी हैं, जो हाँ, बल्कि साथ पे जो शायद मेरे ख्याल ग्राउंड से साथ पे कर। रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है और जो वो अपनी तकरीरें कर रही है, उससे लगता है कि वो तकरीरें मेरे और आपके लिए नहीं हो रही, वो अपने कोई गैर मुल्की आकाओं को सुनाने के लिए हो रही हाँ, वो है। अपने मैंने इंटरनेशनल हैंडलर्स को बता रही हैं। जनरल बाजवा साहब के बारे में लिखा था आर्टिकल के द जर्नल्स हु शो मर्सी टू द ट्रेटर्स डैमेज द स्टेट। जब आप हाँ, गद्दारों पे मर्सी तो आप स्टेट को डैमेज करते। तो यानी जो मीर जाफर था उसको 3 दफा माफ किया था सिराजुद्दौला, और उस शख्स की, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों की 200 साल तक हुकूमत रही हिंदुस्तान के ऊपर। तो इस चीज शायद को शायद आप समझ। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे ये बताओ, ये हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, हमारी इतनी जान नहीं है, हमारी स्टेट के अंदर भी इतनी जान नहीं है कि वो इस तरह के लोगों के ऊपर हाथ डाल सके। ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हैं, ये लिख रहे हैं कि जर्नलिज्म को हसास इदारा करार देना चाहिए, हर साल असासों का हिसाब होना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके ऊपर ये बहुत जरूरी है कि हम एक्शन लें और काम होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है ना कि जी कुछ मुकद्दस गायें हैं जो सेक्रेड काउज हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डालना जी, नहीं नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं कि सियासतदानों में भी, सहाफियों में भी, जो भी है, नो बडी शुड बी द सेक्रेड काउ। और डॉक्टर शाहिद, मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर बीइंग जर्नलिस्ट, हमें सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद को पेश करना चाहिए थी कि हमारे असासे चेक करें आप सबसे पहले, और फिर बाकियों के भी होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब चूंकि टाइम खत्म हो गया है, मुझे सिर्फ एक एक चीज जाते जाते ये बताओ कि ये जो सफदर अवान बल्कि हैवान जो इसने हरकत की है, और डीजीएसपीआर के उसके बाद फिर वो जो स्टेटमेंट आई है कि जो उसको क्लीन चिट दे दिया, और जिन लोगों ने हौसला किया, जिनके अंदर जज्बा जागा कायदे आजम के लिए, उनके मजार के तकद्दुस के लिए, उनको पिनलाइज कर दिया गया है, और उस हैवान को जाके क्लीन चिट दे दी गई है। व्हाट्स योर टेक ऑन
कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है डॉक्टर शाहिद? आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर शाहिद से मेरा ख्याल है कि देखिए, राब्ता मुझे हमारा। आपकी थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, लेकिन हाँ हाँ कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी फाइल की कि तुर्की में, यस आई कैन हेयर यू, तुर्की में, हम्म, जी तुर्की में एक साहब को, जी आवाज आ रही, लेकिन थोड़ी सी कट के आ रही है। अच्छा गो अहेड गो अहेड गो अहेड गो अहेड। जी जी डॉक्टर शाहिद गो अहेड। कुछ गड़बड़ हुई है। जो बात डॉक्टर शाहिद कर रहे थे ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर शाहिद ये कह रहे थे कि तुर्की में एक आदमी ने कमाल अतातुर्क के बारे में गलत हरकत की, उनके डेसिक्रेशन की, तो उसको उन्होंने 22 साल कैद की सजा दी। 22 साल कैद की सजा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे बाबा कौम का कोई वारिस नहीं है इस मुल्क में। हमारे बाबा कौम के लिए मुकदमा करने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई बंदा नहीं है। उसको 22 साल सजा मिल जाती है, और हमारे बाबा कौम का कोई केस जब वो प्लीड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी डॉक्टर शाहिद, कैन यू हेयर मी नाउ? नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर शाहिद के साथ हम दोबारा रब्ता करेंगे और फिर करेंगे इसके ऊपर। लेकिन अल्लाह करे कि हमारे स्टेट के अंदर भी इतनी जान आए कि वो इस तरह के क्रिमिनल्स को अपना जो भी सजाएं मिल सकती हैं वो देनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, और पाकिस्तान के लिए जितना भी हो सकता है, दामे दरमे सुखने जितना भी हो सकता है उसकी मदद करने के लिए, पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए अपना रोल प्ले करें। और यही हमारी पहचान है, इसको हमें पहचानना भी है और इसको हमें बचाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे जिस तरह किसानों को इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।